बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि एपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स की किस तरह करवाते हैं, एपोस्टाइल की क्यों ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की, और उसका प्रोसीजर क्या है एपोस्टाइल करवाने का, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये एपोस्टाइल है क्या। इन सारी चीज़ों पे एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स के, नॉर्मल लोगों के भी क्वेश्चंस होते हैं कि एपोस्टाइल किसके लिए ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है, क्यों करवाना चाहिए और क्यों नहीं करवाना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं। और एपोस्टाइल होता कहाँ से है और कैसे होता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब एक कंप्लीट डिटेल वीडियो में मैं बना रहा हूँ, ताकि एक ही वीडियो में तमाम चीज़ों के जवाबात लोगों को मिल जाएं। असल में इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा होता ही है कि नॉर्मली या तो जॉब के लिए या स्टूडेंट या पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर, तो उन्हें एपोस्टाइल की ज़रूरत पड़ती है। अब एपोस्टाइल एक कन्वेंशन है जो हेग में 1962 में साइन हुआ। और एपोस्टाइल में अब तक जो है मार्च तक 126 कंट्रीज़ हैं। असल में होता यह था, जब बाहर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते थे तो उस मुल्क की एम्बेसी से उन्हें अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने पड़ते थे। और मसलन कोई साउथ कोरिया जा रहा है तो साउथ कोरिया की एम्बेसी से अटेस्ट करवाने पड़ते थे। अगर सऊदी अरब जा रहा है तो सऊदी अरब की एम्बेसी से, यूएई जा रहा है तो यूएई की एम्बेसी से, इस तरह कोई इंडोनेशिया पढ़ने जा रहा है तो इंडोनेशिया की एम्बेसी से वो चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल और कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने पड़ते थे। तो अब वो एपोस्टाइल चूँकि पाकिस्तान में पहले नहीं होता था, तो पाकिस्तान ने भी ये कन्वेंशन, एपोस्टाइल का कन्वेंशन 2023 में साइन कर दिया। तो अब एपोस्टाइल हो रहा है पाकिस्तान में। एम्बेसीज से अटेस्ट करवाने की या लीगलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। पहले डॉक्यूमेंट लीगलाइज करवा देने पड़ते थे एम्बेसियों से। तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं कि एपोस्टाइल है क्या। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताऊँगा। तो ये एपोस्टाइल of documents. The Hague Apostille Convention is an international treaty that eliminates the need for legalizing foreign public documents. It was adopted in 1961 by the Hague Conference on Private International Law. असल में एक कन्वेंशन था, हैग अपोस्टाइल कन्वेंशन इसका नाम दिया गया था, और ये 1961 में अडॉप्ट किया गया था। कुछ कंट्रीज़ उस वक्त उसमें शामिल हुए, कुछ नहीं हुए। पाकिस्तान भी इसमें शामिल नहीं था उस वक्त। लेकिन करंटली 126 कंट्रीज़ एक्सेप्ट एपोस्टाइल। अब जो है मार्च 2025 तक 126 मुल्क हैं जो एपोस्टाइल की वेरिफिकेशन को अब एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप पाकिस्तान से एपोस्टाइल करवा लेते हैं तो 126 मुल्क हैं जो इस एपोस्टाइल को एक्सेप्ट करेंगे। उनकी एम्बेसी से लीगलाइज करवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी डॉक्यूमेंट। हाउ डज द एपोस्टाइल कन्वेंशन वर्क? द कन्वेंशन रिप्लेसेस लीगलाइजेशन प्रोसेस विद अ सिंगल स्टेप। असल में पहले आपको एम्बेसी से, मतलब रोमानिया की, जर्मनी, मतलब चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, इस तरह बेल्जियम की एम्बेसी में जाना पड़ता था लीगलाइज करवाने के लिए। अब वो ये जो है उस लीगलाइजेशन को ये अपोस्टाइल रिप्लेस कर देता है। तो ऑब्टेनिंग एन ऑथेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट कॉल्ड एन एपोस्टाइल, यानी जब आप एपोस्टाइल करवा लेते हैं तो वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेट करवा लेते हैं अपने सर्टिफिकेट, तो इसको एपोस्टाइल कहते हैं। द एपोस्टाइल इज इशूड बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इन द कंट्री वियर द डॉक्यूमेंट वाज क्रिएटेड। तो एपोस्टाइल वहाँ पे इशू किया जाता है। मतलब पाकिस्तान से कोई डॉक्यूमेंट इशू होते हैं, डिग्रियाँ इशू होती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है, मुख्तलिफ पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं, तो वहीं से एपोस्टाइल वो करवाया जाता है डॉक्यूमेंट। वंस एपोस्टाइल फॉरेन पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी presented directly to relevant authorities without नीडिंग एडिशनल अटेस्टेशन। अब यह है कि एपोस्टाइल आप पाकिस्तान में करवा लेंगे तो आप डायरेक्टली उस एम्बेसी में, उस मुल्क में आप डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। अब एडिशनल एम्बेसी से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान एसेशन टू द कन्वेंशन। पाकिस्तान बिकेम अ पार्टी टू द कन्वेंशन ऑन मार्च 9, 2023. Pakistani authorities are required to accept apostille documents from member state without needing prior attestation from the Ministry of Foreign Affairs. अब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो है वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रही हैं। कहीं बाहर से भी अपोस्टाइल हो किसी दूसरे मुल्क का भी, तो वो भी पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ, और जो अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करता है, अपोस्टाइल करता है, उनके डॉक्यूमेंट्स भी दूसरे मुल्क 126 मुल्क जो है ये उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ एपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एपोस्टाइल होते हैं। तो ये मैंने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बनाई है। इसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, इंटर का सर्टिफिकेट है, यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री, बैचलर, मास्टर, एमफिल, पीएचडी की डिग्री है, टेक्निकल स्किल सर्टिफिकेट है, इक्वलेंस सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, रिजल्ट कार्ड है, ट्रांसक्रिप्ट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, इस तरह एसीसीए सर्टिफिकेट, आईसीएपी, इस तरह ये मदरसा के सर्टिफिकेट भी अपोस्टाइल होते हैं। हिफ्जुल कुरान सर्टिफिकेट भी अटेस्ट होते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एनी टाइप ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सारे वो अपोस्टाइल करते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में मैरिज सर्टिफिकेट है, डाइवोर्स सर्टिफिकेट है, बी फार्म, बर्थ सर्टिफिकेट भी अटेस्ट होता है, डेथ सर्टिफिकेट भी, मेडिकल सर्टिफिकेट भी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, CNIC, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपोस्टाइल होता है, इंडिविजुअल इनकम
सर्टिफिकेट हो गया, इंडिविजुअल टैक्स पेयर सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेनेंस और बैंक स्टेटमेंट भी अटेस्ट होता है। मिसिंग लास्ट ऑफ पासपोर्ट या FIR वो भी अपोस्टाइल होती हैं मूफा से। जनरल डॉक्यूमेंट्स में टैक्स रिटर्न्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एफिडेविट वगैरह वगैरह, ये ज़्यादातर ये डॉक्यूमेंट है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ये हैं, ये जो लिस्ट है, और पर्सनल डॉक्यूमेंट की ये एक मैंने लिस्ट बनाई है, ये अटेस्ट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो एपोस्टाइल कंट्रीज़ की लिस्ट मैंने अभी बताया कि 126 मुल्कों ने हैग कन्वेंशन साइन किया था, उनमें ये मैंने एक लिस्ट बनाई है 126 कंट्रीज़ की। इसमें मैंने थोड़े से हाईलाइट किए हैं जो रेड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या लोगों को इन मुल्कों में जॉब करने जाते हैं, जो रेड मैंने हाईलाइट किए हैं, तो उनको एपोस्टाइल की अटेस्टेशन की एम्बेसियों में जाके उनकी अटेस्ट करवाना पड़ता था, लीगलाइज करवाने पड़ते थे डॉक्यूमेंट। अब ये वो मुल्क है, अर्जेंटीना अगर कोई जाता है पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अज़रबैजान, बहरीन, पाकिस्तानी स्टूडेंट अक्सर जाते हैं, या लोग काम करने जाते हैं। बेलारस, बेल्जियम अक्सर पाकिस्तानी स्टूडेंट जाते हैं, स्कॉलरशिप पे जाते हैं, सेल्फ फाइनेंस पे स्टडी करने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं जॉब के लिए, मुख्तलिफ काम के लिए। सिमिलरली ब्राज़ील भी लोग मूव कर रहे होते हैं, ब्रुनाई के स्कॉलरशिप हैं, लोग ब्रुनाई भी जा रहे होते हैं। वैसे तो बल्गारिया में भी कुछ लोग जा रहे होते हैं पढ़ने के लिए। बांग्लादेश है, बांग्लादेश में पाकिस्तानी स्टूडेंट काफ़ी पढ़ने के लिए जाते हैं। इटली है, इटली में तो बहुत ज़्यादा जाते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ने के लिए। सिमिलरली साइप्रस है, चेक रिपब्लिक में मैंने देखा कि लोग लीगलाइज करवा रहे होते थे, डॉक्यूमेंट वहाँ भेजने होते थे, बड़े लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर होते थे लीगलाइज करवाने पे, तो लोग चेक रिपब्लिक भी पाकिस्तानी स्टूडेंट जाते हैं। क्रोशिया हो गया, ये भी यूरोप में है मुल्क, चेक रिपब्लिक भी यूरोप में है। कनाडा मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए लोग पढ़ने के लिए, इमिग्रेशन के लिए लोग जा रहे होते हैं। सिमिलरली डेनमार्क है, इस्टोनिया है, ये यूरोप में है, ये कंट्रीज़ इधर भी जा रहे हैं। जापान में काफ़ी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट और पाकिस्तानी लोग जो है वहाँ जॉब करने के लिए जा रहे होते हैं। सिमिलरली फ्रांस बहुत सारे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। फिनलैंड है, जॉर्जिया है, हंगरी बहुत सारे स्टूडेंट पाकिस्तानी स्कॉलरशिप पे जाते हैं पढ़ने के लिए। इंडोनेशिया बहुत सारे स्टूडेंट पाकिस्तानी पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इन एम्बेसियों से उन्हें लीगलाइज करवाने पड़ते थे डॉक्यूमेंट। अब इन जो ये मैंने रेड हाईलाइट किए हैं, इन एम्बेसियों में आपको नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ आपको अपोस्टाइल करवाने हैं डॉक्यूमेंट। तो ये एक कज़ाकिस्तान है, लातविया है, लिथुआनिया है, लग्जमबर्ग है, किर्गिस्तान पाकिस्तानी मेडिकल के स्टूडेंट और दूसरे बड़े पढ़ने के लिए जाते हैं। माल्टा लोग काम करने के लिए जाते थे, मोरक्को पढ़ने के लिए जाते हैं, ओमान काम करने के लिए जाते हैं, न्यूजीलैंड काफ़ी लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, इमिग्रेशन। नॉर्वे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं और दूसरे मुल्कों के। पुर्तगाल है। इस तरह पोलैंड पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी वहाँ पढ़ने के लिए बड़े जाते हैं, तो उन्हें पोलैंड से लीगलाइज करवाने पड़ते थे एम्बेसी से डॉक्यूमेंट, अब उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोमानिया है, रशिया है, सिमिलरली स्लोवाकिया यूरोप में है, स्लोवेनिया है, ये सारे अपोस्टाइल कंट्री। साउथ कोरिया बहुत सारे स्टूडेंट पाकिस्तानी जाते हैं, स्पेन में जाते हैं। सिमिलरली स्वीडन जाते थे, स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरेबिया तो पाकिस्तानी काम करने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी बहुत जाते हैं। ये एक और है, तुर्की में भी लोग बहुत पढ़ने जाते हैं। और इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम। और अमेरिका में पाकिस्तानी लोग काम करने के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत पढ़ने जाते हैं, सेल्फ फाइनेंस पे, स्कॉलरशिप से, PhD, ये सारे लोग जाते हैं। तो इन तमाम मुल्कों में आपको ये 126 कंट्रीज़ की लिस्ट है, इनमें आपको अब एम्बेसी से लीगलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट एक दफ़ा अपोस्टाइल करवाएं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मूफा से, और फिर आपको फॉर एवर कभी अपने डॉक्यूमेंट को लीगलाइज करवाने के लिए एम्बेसियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि ये आपको बहुत फ़ायदा हो गया। और पहली फुर्सत में स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी स्टूडेंट को जो बाहर जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, PhD के लिए या मास्टर्स के लिए, तो उन्हें ये डॉक्यूमेंट पहली फुर्सत में एज अर्ली एज पॉसिबल उन्हें अटेस्ट करवा लेने चाहिए। सबसे पहले ये वेट ना करें कि मेरा स्कॉलरशिप होगा तो मैं अपोस्टाइल करवाऊंगा, बल्कि पहले करवा के रखने चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 1.5 महीना लग जाता है, तो इस वजह से ये अपोस्टाइल करवा के रख लेने चाहिए। मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ कि मूफा पाकिस्तान कितने अपोस्टाइल के लिए कितनी फ़ीस चार्ज करता है। जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है उनके 3000 है। पाकिस्तानी स्टूडेंट को ज़्यादातर पर्सनल डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाने पड़ते हैं, मसलन बर्थ सर्टिफिकेट है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, या इस तरह की चीज़ें, उसके 3000 रुपये एक डॉक्यूमेंट की फ़ीस है। इलीगल डॉक्यूमेंट तो दूसरे लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को ज़रूरत पड़ती है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की भी सिमिलरली 3000 रुपये फ़ीस है। सिमिलरली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट का है तो वो भी 3000 में अपोस्टाइल वेरीफाई हो जाता है। तो ये थी अपोस्टाइल कंट्रीज़ की लिस्ट और अपोस्टाइल की फ़ीस कि कितनी फ़ीस एक डॉक्यूमेंट की मूफा जो है चार्ज करता है। तो मूफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आपको अपोस्टाइल करता है डॉक्यूमेंट पे, उनके डॉक्यूमेंट के बैक पे या फ्रंट पे अगर जगह हो तो इस किस्म की वो स्टैंप लगाता है और यहाँ पे साइन करता है और वो डेट लिखता है, वो सारी ये वाली स्टैंप लगाता है। अब चलते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसे हमने ये अपोस्टाइल करवाने हैं। तो अपोस्टाइल करवाने के लिए सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट बनाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ये देख लें, या वेबसाइट खुल की है apostilmufa.gov.pk। ये आप लिखेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। ये होम इसका आ गया, होम पे ये साइन अप का बटन है, ये साइन अप आ गया।
यहाँ पे आप अपना अकाउंट लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, मसलन मैं लिख देता हूँ मोहम्मद अरशद राना। आप अपने पासपोर्ट के मुताबिक लिखें अपना नाम, फर्स्ट नेम ये हो गया, ये हो गया, ये ईमेल एड्रेस आप अपना दें, यहाँ पे ईमेल दें, यहाँ पे अपना CNIC दें, यहाँ अपना पासवर्ड दें, पासवर्ड को कंफर्म करें, ये पासवर्ड मैच करना चाहिए। अकाउंट क्रिएट हो गया। अब ये इसका मैसेज दिया, थैंक यू, वेलकम, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज़ क्लिक योर ईमेल फॉर ए वेरिफिकेशन लिंक, इफ़ यू डिड नॉट रिसीव द ईमेल क्लिक हियर टू रिक्वेस्ट अनदर। अब मैं ईमेल पे जाके ये खोलूँगा अपना, ये देखें जी, ये मुझे ईमेल आई हुई है, ये ईमेल वेरिफिकेशन की, ये मैं ये क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं वेरीफाई ईमेल एड्रेस को क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं एंटर योर डिटेल्स टू साइन इन, अब मैं अपनी ईमेल फिर दोबारा दूंगा, पासवर्ड दूंगा यहाँ पे, तो रिमेंबर भी कलेक्ट कर लेंगे, चेक कर देंगे तो आपको ये रिमेंबर रखेगा उस कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। तो ये मैं साइन इन कर रहा हूँ जी, अकाउंट मेरा एक्टिवेट हो गया अब। और ये मोहम्मद अरशद राणा, मैंने थोड़ा सा ये स्पेलिंग इसके गलत लिख दिया, लेकिन आप ठीक लिखिएगा, ये आ गया। अब मैं यहाँ से अपनी ये होम पे आ गया हूँ, मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। मैं माई एप्लीकेशन में जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, बेसिक प्रोफाइल सबसे पहले मैंने कंप्लीट करनी है। यहाँ से मैं जाऊँगा, ये यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये अपनी प्रोफाइल अपडेट करूँगा, मोहम्मद अरशद लिख सकता हूँ, मिडिल नेम हो तो वो भी लिख सकते हैं आप। ये आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, जो भी आप नंबर देना चाहें। ये आपका CNIC नंबर बस चेंज नहीं करेगा। अब अपना ऑक्यूपेशन, आप अगर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे, और यहाँ पे प्रोविंस आपका कौन सा है, पंजाब है, सिंध है, KP का, यहाँ से सिटी आपका कौन सा है, सियालकोट है, रावलपिंडी है, मैं यहाँ पे रावलपिंडी लिख रहा हूँ। ये रावलपिंडी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने अपना यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, क्या यहाँ पे आपने कंप्लीट अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो जिस पे आपकी TCS या कोरियर सर्विस चली जाए, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप जो है अपनी प्रोफाइल इमेज, यहाँ पे आप प्रोफाइल इमेज कोई भी आप अपनी जो है पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे प्रोफाइल की, वो आप ऐड करेंगे। CNIC PDF, यहाँ पे मैं PDF में CNIC अपलोड कर दूंगा। अपडेट करता हूँ इसको, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये अपडेट कर रहा है मेरी उसको। तो ये क्या देखते हैं एक्सेप्ट करता है नहीं करता। इसने ये एक्सेप्ट कर ली, मोहम्मद अरशद राणा। और बस यहाँ से अब ये कुछ इस तरह चीज़ें मेरी अपडेट कर दी। अब मैं माई एप्लीकेशन में जाता हूँ, देख ये अब ये इसने दे दिया CNIC ऐड न्यू। अब ये मेरी एप्लीकेशन लिस्ट है, यहाँ पे मैं ऐड न्यू करूँगा कि आप कौन से ऑफिस में उस एपोस्टाइल करवाना चाहेंगे। एपोस्टाइल विजिटिंग कंट्री, आप किस मुल्क में, आप किसी कोई भी मुल्क लिख दें, मसलन आप लिखते हैं रोमानिया, मैं ये रोमानिया लिख देता हूँ, ठीक है, ये रोमानिया। लेकिन एपोस्टाइल तमाम कंट्रीज़ के लिए वैलिड होता है, ठीक है। और सेलेक्ट लेज़ॉन फैसिलिटेशन लेज़ॉन सेंटर टू विज़िट फॉर अटेस्टेशन। अगर आप इस्लामाबाद में करवाना चाहते हैं तो इस्लामाबाद सेलेक्ट करें, कराची में नज़दीक है तो आप कराची से करवाएं, लाहौर में भी हो रही है, पेशावर में भी, कोयटा और गुजरात, ये गुजरात में भी हो रही है। तो आप वहाँ पे जाके अगर वहाँ से करवाना चाहते हैं तो आप ये ऑफिस सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आप करवाना चाहते हैं। अब एपोस्टाइल टाइप, आपके डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, ये देखें, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, ज़्यादातर एजुकेशनल होते हैं स्टूडेंट के, या पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट करवा रहे हैं तो एजुकेशनल फर्स्ट करो, मैं ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लिखूँगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप किया है, मेरा क्या चीज़ है, मार्कशीट है तो ये मैं मार्कशीट करूँगा। अगर मैं डिग्री अटेस्ट करवा रहा हूँ तो फिर मैं SSC सर्टिफिकेट या HSC सर्टिफिकेट करूँगा। तो ये मैं फ़र्ज़ करो डिग्री करवा रहा हूँ मैट्रिक की, और सब टाइप क्या है ये वो कुछ नहीं दे रहा। और यहाँ पे आपने अपनी डिग्री अपलोड करनी होगी। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे हाई स्कूल की डिग्री अगर अपडेट करते हैं, फ़र्ज़ करो ऐसे ही मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ये उसने सेलेक्ट कर लिया। और ऐड मोर डॉक्यूमेंट, फिर मैं यहीं पे ऐड मोर करूँगा, यहाँ पे मैं दूसरी चलो सेलेक्ट करूँगा, फिर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, मैं अब HSCC सर्टिफिकेट इशू यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे सब कैटेगरी नहीं दे रहा, यहाँ पे मैं फ़ाइल चूज़ करूँगा, ये
कोई भी फ़र्ज़ करो ये मैं फ़ाइल चूज़ करता हूँ, ये वहाँ पे अपलोड कर देगा, नाम लिख देगा, फिर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। इस तरह आप ऐड करते जाएंगे, जितने डॉक्यूमेंट ऐड करते जाएंगे ये, फिर एक और ऐड कर लें। अगर बीएस का है आप तो बीएस का सर्टिफिकेट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, फिर आप लिखें बैचलर की यूनिवर्सिटी डिग्री ये, और सब डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आ जाएगा बैचलर। अब ये सब डॉक्यूमेंट यहाँ चूँकि वो सब वो था नहीं, तो ये यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ये है और यहाँ पे आपने दिया हुआ है यूनिवर्सिटी डिग्री है, यहाँ पे आप मास्टर भी कर सकते हैं, मास्टर भी ऐड कर सकते हैं। ये बैचलर कर दिया आपने, और डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट है, फ़र्ज़ करो मैं ये कहता हूँ, ये आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ये आपका क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, और ये आपके इसकी सब टाइप कोई नहीं होती। सिमिलरली फिर आपने कोई और डॉक्यूमेंट ऐड करना है, ये फिर मैं कहता हूँ ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ये मेरा कोई, मैं बाज़-औक़ात मेडिकल सर्टिफिकेट की वो करवानी पड़ती है, ये देखें डेथ सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लोगों को अटेस्ट करवाना पड़ता है, और उसको आप यहाँ पे उसकी इमेज बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे उस पीडीएफ में। आप जो भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे उसकी पीडीएफ में अपलोड करेंगे। सिमिलर ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट मैं अब करवाना चाह रहा हूँ, ये मेडिकल सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा, यही डॉक्यूमेंट। अब ये पर्सनल सर्टिफिकेट पर्सनल डॉक्यूमेंट है, फिर मैं इसमें से देखता हूँ, और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी अक्सर लोगों को टेस्ट करवाना पड़ जाता है। इस तरह आप ऐड करते जाएँ, यहाँ पे अपनी फ़ाइल अपलोड करेंगे, और फाइल अपलोड करके और इस तरह डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे। आप अगर इसको और भी डॉक्यूमेंट कोई ऐड करना चाहते हैं, पर्सनल या कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये ऐड कर दें अगर करना चाहते हैं तो। जनरल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मेडिकल इंजीनियरिंग है, किस चीज़ का है, नर्सिंग है, डिप्लोमा है, तो जनरल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये जब हो जाएं, आप इसको सेव एज ए ड्राफ्ट भी कर सकते हो, और जब मर्जी चाहे इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। यहाँ से आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद जब ये चली जाएगी तो फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में चली जाएगी। वहाँ से आपको ये वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके यहाँ पे आपके पास मैसेज आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो गए और आप डॉक्यूमेंट को थ्रू कोरियर सेंड करें। तो फिर वो आपको कोरियर ऐसा होगा कि आपने एक टीसीएस है, टीसीएस के थ्रू भी आपने भेजने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एपोस्टाइल, वहाँ पे जाएंगे, वो आपको सारा वो बता देंगे। वहाँ पे वो अपनी फ़ीस चार्ज करेंगे कोरियर की, और फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। आप डॉक्यूमेंट्स की अपने की स्कैन और फोटोकॉपियाँ अपने पास रखने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं और एक साथ उनकी फ़ोटोकॉपी लेके जाएं डॉक्यूमेंट्स की। अपना शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ये साथ लेके जाएं, उनकी कॉपियाँ भी लेके जाएं साथ। आप टीसीएस के दफ्तर जाएंगे, लिपर्ड कोरियर के दफ्तर जाएंगे, या M&P का कोरियर ऑफिस है वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे और एक और भी जेरीज़ का ऑफिस है, वो भी करता है करता है अटेस्टेशन। तो इसी तरह कोरियर ऑफिस के हैं, वो आप जाएंगे, M&P कोरियर सर्विस है, वो भी कर देगी। वो अपनी फ़ीस चार्ज करेंगे, वहाँ पे देंगे डॉक्यूमेंट, आप सारे फ़ीस देंगे उनको, और फ़ीस देने के बाद ये जो आपकी फ़ीस है ये तो यहीं पे, ये तो आप ख़ुद भी जमा करा देंगे, तो ये वो देंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स मुफा में ले जाएंगे, वहाँ पे एपोस्टाइल करवा के वो आपको अटेस्ट करवा के फिर आपके वापस एड्रेस पे वो आपको भेज देंगे। तो लिहाजा ये तो था पूरा तरीक़ाकार एपोस्टाइल करवाने का। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि एपोस्टाइल और अटेस्टेशन में क्या फ़र्क है। असल में एपोस्टाइल करवाने से पहले एक और भी चीज़ मैं यहाँ बयान कर दूँ कि आपको अपनी डिग्रियाँ बोर्ड से पहले अटेस्ट करवानी है, जिस बोर्ड से आपने डिग्रियाँ भी और रिज़ल्ट कार्ड भी। एक चीज़ ज़हन में रहे, लोग कहते हैं कि मैं डिग्री या सनद अपनी अटेस्ट करवा लेता हूँ, रिज़ल्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं है अटेस्ट करवाने की। आपको रिज़ल्ट कार्ड भी अटेस्ट करवाना पड़ता है और सनद भी अटेस्ट करवानी पड़ती है। तो आपने मैट्रिक की सनद और रिज़ल्ट कार्ड, FSC का रिज़ल्ट और सनद, इस तरह बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट या रिज़ल्ट कार्ड और सनद, ये सारे अटेस्ट करवाने हैं। बोर्ड से आपने अटेस्ट करवाने हैं मैट्रिक और FSC, और जो बैचलर और मास्टर की डिग्री है वो आपने HEC से पहले अटेस्ट करवानी होती है। फिर आप मूफा के इस प्रोसेस में जाएंगे, और बेहतर है आप जो नॉर्मल अटेस्टेशन है जो मूफा से वो फिजिकल होती है वो भी आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो जो ये 126 कंट्रीज़ जो इस लिस्ट में नहीं है, बाकी मुल्क बचते हैं, फिर वो जनरल अटेस्टेशन वो देखते हैं। तो आपने मूफा से पहले कोशिश करें अपनी जनरल अटेस्टेशन भी कंप्लीट करवाएं, फिर एपोस्टाइल करवा लें। आपने पहले बोर्ड से अटेस्ट करवाने हैं मैट्रिक और FSC, फिर IBCC के दफ्तर से अटेस्ट करवाने हैं, फिर आपने मूफा जाना है। इस तरह बैचलर और मास्टर के आपने HEC से अटेस्ट करवाने हैं, फिर आपने मूफा लेके जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहीं और से अटेस्ट नहीं होते, सीधे आपने मूफा से अटेस्ट करवाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके अटेस्ट हो जाएं मूफा से, फिर आप एपोस्टाइल करवाएं। तो एपोस्टाइल लाजमी करवाएं डॉक्यूमेंट्स। ये एक वीडियो है, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर आप इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, आप काइंडली इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इसमें आपके कोई पैसे नहीं जाते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।